नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोग को इस सेशन में स्वागत है। आज जो है हम लोग आज सेल चैप्टर जो है और उसका डिस्कशन करेंगे। सीटेट तथा अन्य एग्जामों के लिए उपयोगी है। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग के लिए और सारे वीडियो बनाते रहे। दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है, आज पढ़ेंगे सेल के बारे में। यानी कहने का मतलब है कोशिका के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बारी बारी से देखिए। सबसे पहले जीव विज्ञान का अर्थ क्या है? तो एक शब्दों में अगर हम लोग शब्द समझे तो कहने का मतलब है जीव विज्ञान जो है यानी जीवों के बारे में हम लोग को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो जीव विज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो जनक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अरस्तु, है ना। जीव विज्ञान की जनक किसको कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखें जीव क्या है, समझेंगे। यानी जीव किसको कहते हैं, जीव होता क्या है, इसको ध्यान दीजिए। जीव क्या होता है, जीव किसको कहते हैं। तो जीवों को परिभाषित करना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर हम लोग इसकी कौन सी जीव कैसी है, कौन सी जीव जो है सजीव है निर्जीव है ना, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जीव या सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं उसको अगर हम लोग देखें तो देखिए सजीव में लगभग सभी निम्नलिखित प्रकार के लक्षण जो है वह पाए जाते हैं। पहला क्या है कि सजीव जो है भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जीव अपना भोजन जो है वह करते हैं। जितने भी सजीव होते हैं वह सब अपना क्या काम करते हैं, भोजन करते, याद रखिएगा। उनमें वृद्धि होती है शारीर के अंदर और जैव प्रक्रिया के भी क्रिया करते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। यानी कहने का मतलब है जितने भी जीव होते हैं वह सब जैव प्रक्रम की क्रिया करते हैं अपने शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए, है ना। और उसमें वृद्धि ये सब भी देखने को मिलता है। देखिए पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। यानी पौधों में भोजन जो बनते हैं वह किसके द्वारा बनता है, तो हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसके द्वारा पौधों में भोजन बनाए जाते हैं। जंतु या प्राणी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें हरे रंग का वर्णक नहीं, क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जिसके वजह से वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे या अन्य जंतुओं जन पर जो है वह प्राणी क्या होते हैं कि आश्रित होते हैं और उसके माध्यम से परपोषण की क्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब सभी जीवों में क्या है कि भोजन की आवश्यकता होती है। आगे अगर हम लोग देखें तो सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। जितने भी सजीव है वह सब सांस लेती है और सांस लेने में ऑक्सीजन लेती है और कहने का मतलब है CO2 छोड़ती है। जितने भी जंतु है वह सभी जो है वह ऑक्सीजन लेता है और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। पेड़ पौधा भी, है ना, याद रखिएगा। पेड़ पौधा भी क्या है कि ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को छोड़ेगा। ठीक है। देखिए एक वयस्क मनुष्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, तो याद रखिएगा 15 से 18 बार जो है वह सांस लेता और छोड़ता है। देखिए गैस के आदान प्रदान की क्रिया जंतुओं में एक जैसी नहीं होती। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें कुछ अंग जो है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग अंग की चर्चा कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से अंग हैं, जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया, गाय हो गया, छिपकली हो गया, पक्षी हो गया। ये सब जो है वह फेफड़े यानी फुफ्फुस के द्वारा जो है वह श्वसन की क्रिया करती है। मक्खी, ककरोच, कीट, ये सब जो है बातक यानी ट्रैकिया के द्वारा करती है। केचुआ जो है वह त्वचा, याद रखिए केचुआ क्या है, त्वचा के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। मेढक में त्वचा भी और फेफड़ा दोनों के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। ऑक्टोपस हो गया, मछली हो गए, झींगा हो गए, ये सभी जो है वह गिल्स के माध्यम से, यानी गिल्स, और गिल्स में क्या होता है, गिल्स लैमली होते हैं, है ना, और उसी के माध्यम से यह श्वसन की क्रिया करता है। तो यह बात ध्यान में रखिएगा। यानी कहने का मतलब है गिल्स लैमली के माध्यम से यह श्वसन की क्रिया करता है। उसके बाद वेल्स या डॉल्फिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फेफड़े, नासा छिद्र और बात छिद्र द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सके। तो कहने का मतलब है डॉल्फिन हो गया, है ना, व्हेल हो गया, ये सब जो है नाक, ऐसे सांस नहीं, गिल्स के द्वारा नहीं लेता है। ये श्वास, फेफड़े होते हैं, है ना, और नासा छिद्र भी इसके अंदर होते हैं। इसलिए देखते हुएगा कि डॉल्फिन या व्हेल जो होता है वह समय समय पर नदी के बाहर आते हैं ताकि वह, कहने का मतलब है, स्वच्छ हवा जो है वह ग्रहण कर सके। आगे अगर हम लोग देखें इसमें और बढ़ते हम लोग चले तो अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब है पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं,
है ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं? इंग्लिश में रंध्र को कहते हैं स्टोमाटा। और इसी स्टोमाटा में विसरण क्रिया द्वारा, यानी पत्तियां जो है, याद रखिएगा, विसरण क्रिया द्वारा जो है वह श्वसन की क्रियाएं करती है, जिसमें CO2 को लेती है और CO2 को क्या है, छोड़ती है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में याद रखिएगा, यानी CO2 को लेगी और O2 को क्या करती है, छोड़ती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 को लेती है और O2 को छोड़ती है, जबकि श्वसन की क्रिया करती है तो उसमें ऑक्सीजन को लेती है और CO2 को छोड़ती है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि रात्रि में श्वसन की क्रिया की दर क्या हो जाते हैं, कम जाते हैं, यानी नहीं के बराबर। दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन संतुलित रहता है, लेकिन रात में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता और श्वसन की क्रिया पौधों द्वारा होता, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे में कभी कभी सलाह यह दिया जाता है कि पौधे के नीचे रात्रि में व्यक्ति को नहीं। आगे अगर हम लोग देखें, सभी जीवों में उत्सर्जन होता है, यानी जितने भी जीव है वह सभी जीवों में अगर देखा जाए तो उत्सर्जन की क्रिया होता है, यानी भोजन ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया के दौरान सजीवों में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जो सजीव में टूटता है ऊर्जा में बदलता है, तो उसके फलस्वरूप बहुत सारे जो है अपशिष्ट पदार्थ भी हमारे सेल्स में बन जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। देखिए, जो सजीवों के हानिकारक लिए हानिकारक होता है, अपशिष्ट पदार्थ सजीवों के शरीर से निकालना आवश्यक है। जिस क्रिया द्वारा सजीव अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन भी जरूरी है, ठीक है ना। जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन से मूत्र, मल मूत्र जो है, ये सब कहने का मतलब शरीर से बाहर, उसका उत्सर्जी अंग जो होता है वह वृक्क होता है ना, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। देखिए, मनुष्य का पसीना जो होता है, ये भी कहने का मतलब है एक प्रकार के त्वचा के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ जो है वह शरीर से बाहर निकालते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो पौधा भी कहने का मतलब है गोंद, रेजिन, ये सब जो हो गया अपशिष्ट पदार्थ, जो शरीर से वह क्या काम करता है, बाहर की तरफ निकलता है। देखिए, कहता है कि सभी जीव जो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी कहने का मतलब है उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन के प्रति जो है वह क्या काम करता है, अनुक्रिया करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे आसपास में परिवर्तन जीवों की प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। प्रतिक्रिया सजीवों के परिवर्तन के प्रति करते हैं, उसे अनुक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब उद्दीपन जो है, यानी स्टिमुलेटर। अगर मान लीजिए किसी को भूख लगेगा तो वो किधर दौड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे वो खाना की तरफ दौड़ेगा। तो ये जो हो गया आपको बता दे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उद्दीपन। किसी को कांटा चुभ गया पैर में, तो कांटा जब पैर में चुभ गया तो पैर को ऊपर करेगा, क्योंकि कांटा चुभ गया, तो कांटा जो चुभा वह एक प्रकार के उद्दीपन हुआ, जिसके प्रति वह अनुक्रिया क्या किया कि पैर को ऊपर कर लिया। तो यही उद्दीपन हुआ। और दूसरा क्या है, अनुक्रिया। तो जीव उद्दीपन के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। आगे अगर हम लोग देखें और समझिए, उदाहरण के लिए देखिए इसमें दिया हुआ है, जैसे जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब एकदम अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं। कॉकरोच रोशनी देखकर क्या होता है, छिप जाता है। ये भी उद्दीपन क्या हुआ, तो रोशनी हुआ, छुप जाना उसकी अनुक्रिया हो गया। अपने मनपसंद व्यंजक को देखकर मुंह में पानी आ जाना, यानी व्यंजक उद्दीपन हो गया, मुंह में पानी आना अनुक्रिया हो गया। सूरज के छिपने के पश्चात फूल बंद हो जाते हैं, तो कहने का मतलब है, ये भी कहने का मतलब है सूरज के प्रकाश उद्दीपन हो गया, फूल का बंद होना, ये आपको अनुक्रिया हुआ। छुई मुई है ना, जिसको गुलमेहदी कहते हैं, उसके पत्ते को जब छू देते हैं तो कहने का मतलब है वह मुरझा जाता है ना, या सिकुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है छूना क्या हुआ, उद्दीपन हुआ, और कहने का मतलब सिकुड़ जाना क्या हुआ, तो याद रखिएगा ये जो हो गया उसकी अनुक्रिया हुआ। तो और अगर हम लोग देखें इसमें, तो सजीवों में ज्ञानेंद्रियां होती है ना, जैसे आंख जो है वह देखने के लिए, कान जो है सुनने के लिए, नाक जो है सूंघने के लिए, जीभ जो है स्वाद के लिए, और त्वचा जो है कोई भी चीज के महसूस करने के लिए, गर्मी है, बरसात है, ठंडा है, जो भी है, त्वचा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सबको महसूस करते हैं। देखिए, सभी जीव गति करते हैं, यानी जंतुओं में गति जो है वह दिखाई देती है, लेकिन कहने का मतलब है पौधे ये सब जो है भू पर स्थिर रहते हैं, परंतु उसमें पत्तियां का हिलना, फूल का खिलना, बंद होना, है ना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दर्शाना। जैसे पानी है तो पानी की तरफ बहुत सारे पौधे घूम जाएंगे, का प्रकाश पड़ेगा तो सूरजमुखी का पौधा जो है, फूल जो है वो घूम जाता है। तो ये सब कहने का मतलब उसमें भी गति होता है, लेकिन पृथ्वी पर हम लोग जैसे गति करते हैं वैसे पादप जो है वो गति नहीं करते। तो याद रखिएगा, जितने भी सजीव है वह सब प्रजनन की क्रियाएं जो है वह करती है, और अपने जैसे संतान को क्या करती है, उत्पन्न करती है। अपने प्रजनन की क्रिया करती है और अपने जैसे संतान को जो है वह उत्पन्न करती है। ऐसे जंतुओं के जो है ना शरीर पर जो है, याद रखिएगा, यानी बाल दिखाई
देते हैं तथा उसका कान होता है, यानी बाल भी दिखाई देते हैं और कान भी होंगे, है ना। और जंतुओं को, अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसको जरायु कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय, शेर, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। वे जंतु जिसके कान नहीं होते और शरीर पर बाल नहीं होते, अंडे देते हैं, उसे अंडप्रजक कहते हैं। जैसे हो गया पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली इत्यादि हो गया। देखिए चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली, ये सब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तनी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, स्तनी कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो पौधों में प्रजनन की क्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो दो प्रकार से होती है। एक तो लैंगिक प्रजनन होता है और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो अलैंगिक प्रजनन होता है। यानी दो प्रकार की प्रजनन क्रियाएं देखने को मिलती है। तो इसमें कुछ अलैंगिक प्रजनन की क्रियाएं जो है, जिसमें कलम द्वारा तो गुलाब हो गया, कलिका द्वारा तो आंख, आलू के कलिका जो होता है उससे पत्ती, पत्थर चट्टा उससे उगते हैं, और जड़ के द्वारा देखा जाए तो शकरकंद है। इसके अलावा भी कहने का मतलब है, अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है एगो पुंकेसर होता है। हम लोग अगर ध्यान दें तो क्या होता है, पुंकेसर होता है, पुंकेसर। ठीक है, एक होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर जिसमें कहने का मतलब है वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है ना, अंडाशय होता है, और पुंकेसर में परागकण होते हैं, परागकोश होते हैं, तंतु होते हैं, इस प्रकार से होता है। और वह दोनों के मिलने से कहने का मतलब निषेचित पौधे के अंदर बीज विकसित होते हैं, और बीज जब विकसित हो जाते हैं तो उसी बीज से जो है वह पूरे पौधा के जो है वह जन्म हो जाता है, याद रखिएगा। और वह पौधा का जब जन्म होगा वह बीज के अंदर से हो जाता है। तो ये आपको लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत देखने को मिलता है। देखिए सजीवों में वृद्धि होती है, यानी सजीव जितने भी हैं उसमें क्या होता है कि वृद्धि होती है ना। एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि देखने को मिलता है, जैसे शिशु वयस्क हो जाता है, छोटा पौधा बड़ा पौधा बन जाता है, तो इस प्रकार से वृद्धि देखने को मिलता है। सजीवों में मृत्यु मृत्यु भी होते हैं, यानी जितने भी सजीव है वह एक न एक दिन जो है उसकी मृत्यु मृत्यु जो है वह तय है। तो ये हम लोग देख लिए। अब देखिए कहने का मतलब है जीव विज्ञानों का वर्गीकरण। जीव विज्ञानों की अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए जीव विज्ञान का वर्गीकरण हम लोग दो भागों में बांटते हैं, है ना। एक जो है जंतु और दूसरा जो है वनस्पति। ये बात किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये आपको अरस्तु ने कहा था। यानी कहने का मतलब है दो भागों में किसने बांटा था, तो अरस्तु बांटे थे, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। एक जंतु और दूसरा जो है वह वनस्पति। उसके बाद अगर हम लोग देखें वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों के अध्ययन किया जाता है, और इसका जनक हम लोग किसको कहते हैं, तो थियोफ्रेटस को कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहेंगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो और सारे हैं, यानी जगत, मोनेरा जगत हो गया, जीवाणुओं के अध्ययन को, प्रोटिस्टा हो गया, आपको अमीबा, प्राणी, प्रोटोजोआ, ये सब, कवक हो गया, फफूंद, ये सब हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी पादप जो हो गया, पादप की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आ गए, है ना। प्राणी यानी जंतु एनिमिलिया के अंतर्गत आ गए। तो क्लोरोलिनियस जो है ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, है ना। और इन्होंने अपने एक पुस्तक था सिस्टेमा नेचुरी जो था, उसमें कहने का मतलब है सभी सजीव पादप जंतु को विभाजित किया, और जिसको हम लोग वर्गीकी का पिता भी कहते हैं। याद रखिएगा वर्गीकी का पिता किसको कहते हैं, क्लोरोस लिनियस को। यानी जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान का जो पिता है याद रखिएगा अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब है वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, थियोफ्रेटस को कहते हैं, है ना। और कहने का मतलब वर्गीकी का जनक किसको कहते हैं, तो क्लोरस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वर्गीकी का जनक किसको कहते हैं, तो क्लोरस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। उसके बाद देखा जाए तो इसको क्लोरस लिनियस ने 1753 में द्विनाम पद्धति का भी मतलब ये किया कि सबको हम लोग वर्गीकरण अच्छे से कैसे कर सके, तो उसके लिए द्विनाम पद्धति भी कौन लाया था, तो याद रखिएगा क्लोरस लिनियस। द्विनाम में सबसे पहले वंश आता है, उसके बाद क्या है, जाति है। जैसे मनुष्य की अगर हम एक बात कर लेते तो इसका वंश कौन है, होमो। और कहने का मतलब सेपियंस क्या होता है, जाति। दोनों मिलाकर वैज्ञानिक नाम इसका मनुष्य का क्या होता है, होमो सेपियंस। तो कहने का मतलब होमो सेपियंस जो है वह मनुष्य का वैज्ञानिक तो पहला होता है वंश, और दूसरा क्या होते हैं, जाति। तो ऐसी करके बहुत सारे हम लोग को जंतु जो है जिसका नामकरण हम लोग वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। ये सब आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, और कहने का मतलब है इसको ध्यान से याद भी कर लीजिएगा, पूछा भी जाता है बहुत सारे एग्जामों में। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें
इस प्रकार की सभी कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है, यानी जितने भी कोशिका है वह सभी का जो है अपना एक वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम जो है, जितने भी कहने का मतलब जीव है वह सबका एक वैज्ञानिक नाम है, जिसमें वंश और कहने का मतलब है दूसरा जाति के आधार पर जो है वह दिया गया है। देखिए कुछ पुस्तक भी कभी कभी पूछ लेगा, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे अरस्तु का जो पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है ना, ये अरस्तु का पुस्तक हो गया। दूसरा है थियोप्रेटस का हिस्टोरिया प्लांटेरम हो गया, है ना। कैलोरस लिनियस का कौन हो गया, इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सिस्टेमा निचड़ी हो गया, है ना। तो ये ज्यादातर जो है पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब इसकी क्या हुआ, पुस्तक हो गया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सेल की, यानी कोशिका किसको कहते हैं। तो कोशिका हम लोग को सिंपल है, याद रखना है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका। यानी मूल इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका से ही कहने का मतलब है जीवों की शरीर की क्या हुई है, रचना हुआ है। अगर कोशिका नहीं होती तो जीवों की शरीर की रचना नहीं होती। यानी जिस प्रकार से एक घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हम लोग का बॉडी जो है बना हुआ है, कहने का मतलब कोशिकाओं से। तो इसीलिए फंक्शनल यूनिट जो होता है वह कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं कोशिका। और कोशिका के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग को पूरा डिटेल से देखना है। देखिए अगर आगे हम लोग देखें सेल के बारे में, तो कहने का मतलब है कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक कॉर्क यानी एक प्रकार की लकड़ी में की थी। कोशिका का आधार दो प्रकार से है, यानी एक कोशिकीय जीव और दूसरा कौन है, बहुकोशिकीय जीव। ध्यान रखना है, कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज जो है वह रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक, कब, 1665 में। देखिए कोशिका के आधार पर जीव जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक एकल कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। जो वह जीव जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम इत्यादि जो होता है, वह एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय में क्या है, वह जीव जो कहने का मतलब है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कवक हो गया, जानवर हो गया, ये सब जो है सॉरी बहुत सारे ऐसे जीव है, वह सब जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। कोशिका के सिद्धांत, अब देखिए कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था, बराबर क्वेश्चन पूछता है। यानी कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान 38 और 39 में प्रतिपादन किया। इसने सिद्धांत के अनुसार क्या कहा कि प्रत्येक प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। सिद्धांत में इन्होंने ये बात को बताया। दूसरा इन्होंने यह सिद्धांत दिया कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से ही होता है, यानी एक सेल डिवीजन होकर बहुत सारे सेलों का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रत्येक जीव की उपस्थिति एक कोशिका से ही होता है, यानी जितने भी जीव है उसकी उत्पत्ति जो है, यानी कहने का मतलब है अगर हम लोग देखें उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने सॉरी उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी जीव है वो सबकी उत्पत्ति जो है एक ही कोशिका से हुई है। चलिए अगर हम लोग आगे बात करते हैं कोशिकीय संरचना के हम लोग बारे में बात करेंगे। अब एक एक करके संरचना हम लोग देखते चलते हैं। यानी कोशिका भित्ति, है ना, तो कोशिका भित्ति जो है यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पेड़ पौधा में जो है वह कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और ये शैवाल और हरे पौधे में सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। और जीवाणुओं में जो है अगर देखा जाए तो किसका बना होता है, तो कैटीन की। यानी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कैटीन की। और पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें कोशिका झिल्ली, इसका कार्य कोशिका के अंदर बाहर आने वाले कणों को नियंत्रित करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, याद रखिए कोशिका झिल्ली कैसा होता है, अर्धपारगम्य होता है। और कहने का मतलब कोशिका के अंदर से आने और जाने वाले जितने भी चीज है, पदार्थ जो है उसका वह नियंत्रण करता है। कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली। यह प्रोटीन और लिपिड यानी वसा का क्या होता है, बना होता है। तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो प्रोटीन और वसा का क्या होता है, तो प्रोटीन और वसा का बना होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं केंद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केंद्रक की खोज बराबर पूछता है। केंद्रक की खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। इसका कार्य कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रण करना। यानी कहने का मतलब कोशिका के जितने भी कार्य है वो सभी कार्यों को नियंत्रित करना। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों को पहुंचाता है। पौधों में इसकी स्थिति परिधीय होती है, ये बात ध्यान में रखना है। केंद्रक के भाग, केंद्र केंद्रक कला
केंद्रक द्रव और केंद्रिका में, ये 3 में विभाजित होता है। केंद्रक कला में प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल या आनुवांशिक गुण कोड जो होता है, जेनेटिक कोड कहते हैं, वह होता है। केंद्रिका आरएनए संश्लेषण करता है। क्या चीज संश्लेषण करता है? याद रखिएगा, आरएनए संश्लेषण करने की केंद्र भी कहा जाता है। आगे अगर हम लोग देखें, तारकाय, तारकाय की खोज बुबेरी किया था, है ना। यह जंतु कोशिका में, यह सिर्फ किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। यह अगर बात करते हैं तो पादप कोशिका में जो है वह नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका कार्य कोशिका को विभाजन में मदद करना है। यानी कहने का मतलब तरकाय की कार्य क्या है? तो यह कोशिका जब विभाजन की कार्य होती है तो उसमें यह मदद करती है। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कार्य होता है कोशिका को ऊर्जा, है ना, यानी श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनता है, यानी पचे हुए भोजन, देखिए पचा हुआ जो भोजन है, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन पच जाता है, और पचने के बाद कहने का मतलब है इसका जो ऊर्जा के रूप में टूटता है तो डायरेक्ट नहीं टूटता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जैसे ही जाता है तो पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन से संयोग करके, है ना, ऊर्जा में बदलता है। तो यह क्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा कौन सी क्रिया चक्र द्वारा? तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेब चक्र, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिया होता है, याद रखिए, क्रेब चक्र के द्वारा, है ना, ऊर्जा में पचा हुआ भोजन बदलता है। यह कोशिका कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहा जाता है, और इसमें भी डीएनए होता है। केंद्रक में भी डीएनए होता है, याद रखिएगा। और कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है। जो पचा हुआ भोजन है, जब भोजन ऑक्सीकरण जब होता है, या कहने का मतलब भोजन ऊर्जा के रूप में टूटता है, तो ऊर्जा के रूप में टूटने के बाद एटीपी के रूप में सुरक्षित रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। याद रखिएगा। और इसीलिए कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। पावर ऑफ हाउस जो है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। अब मुद्रा किसको कहते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? तो एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट जो है वह एक प्रकार की यौगिक, यही रूप में जो है पचा हुआ भोजन ऊर्जा के रूप में सुरक्षित शरीर में रहती है। जब जरूरत पड़ती है तो यहीं से जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, आल्टमैन ने किया था। यानी इसकी खोज किसने किया था? तो आल्टमैन ने इसकी क्या किया था? याद रखिएगा, खोज किया था। आगे अगर हम लोग देखते हैं गोल्जी काय, इसका कार्य है भोजन को इकट्ठा करना। यानी गोल्जी काय का बंडल, है ना, बंडल बनाने की कार्य है। यानी भोजन को इकट्ठा करने की कार्य किसका है? यह बात ध्यान में रखिएगा, भोजन को इकट्ठा करने की कार्य गोल्जी काय को है। यह पौधों में इसकी संख्या ज्यादा होती है ना। यह कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम बनाने में भी क्या करता है? मदद करता है। इसकी खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। यानी गोल्जी काय की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, यानी कैमिलो गोल्जी ने इसकी क्या किया था? खोज किया था। हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आगे अगर हम लोग देखें, अंतःपरद्रव्य जालिका, इसकी खोज पोर्टर ने किया था। देखिए इसका कार्य जो है कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। यह नालिकाओं और थैलियों से बना होता है। इसका सिरा पर केंद्रक, और एक सिरा पर केंद्रक और दूसरे सिरा जो होता है उस पर कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। यह वसा, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स बनाने में क्या करता है? मदद करता है। अंतःपरद्रव्य जालिका दो प्रकार से होता है। एक जो होता है जिसको रफ कहते हैं, याद रखिएगा, है ना, एक स्मूथ होता है। अंतःपरद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है। एक याद रखिएगा, रफ, है ना, खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका, और दूसरा जो है वह स्मूथ होता है ना। तो कहने का मतलब है एक क्या काम करता है कि वह संश्लेषण किसका करता है? तो आरएनए, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? रफ अंतः परद्रव्य जालिका, खुरदरी परद्रव्य जालिका द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका कार्य है कणों को पहचाना, है ना। इसीलिए इसको हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यानी अपने ही कोशिका को यह पाचित कर देता है। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचा देता है। जैसे अगर हम लोग देखें इसको, तो पुराने घिसे पीटे, है ना, अस्वस्थ कोशिकांगों को भी पचाकर हटा देता है। यानी इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्षतिग्रस्त या मृत जो होता है कोशिका, यानी उसको भी यह क्या काम करता है? हटा देता है।
क्षतिग्रस्त नहीं, सबको पचा देगा। तब अपना जो है सारा द्रव मुक्त कर देता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। सभी सेल को पचा भी देगा, जब जरूरी पड़ेगा तो अपने आप को भी नष्ट कर लेता है। अब देखिए राइबोसोम, ठीक है, इसकी खोज प्लाडे ने किया था। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री जो है वह राइबोसोम को कहते हैं। यह प्रोटीन और आरएनए का क्या करता है? संश्लेषण करने की कार्य करता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगर बात करते हैं इसमें, तो देखिए कहता है कि रिक्तिका, है ना, या राजधानी उसको कहते हैं। इसका कार्य है कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना। यानी कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है ना, याद रखिएगा, तो उसको एकत्रित करना। पादप कोशिकाओं में इसका आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। यानी रिक्तिका मतलब खाली स्थान कोशिका के अंदर। उसमें क्या है, जितने भी कचरा है कोशिका का, वो सारे कचरा जो है इसी रिक्तिका में आकर क्या होता है? जमा हो जाता है। देखिए यह कोशिका के अंत दाब को भी बनाए रखता है। अंतः दाब जो है उसको भी यह बनाए रखता है। यह मृत कोशिकांग होता है, यह जीवित नहीं होता है। कैसा होता है? मृत होता है। अब देखिए लवक, लवक की हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये लवक जो होता है, ध्यान रखिएगा, यह 3 प्रकार के होता है, जिसको कहते हैं हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, है ना। यह सिर्फ पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरित रंग, हरे रंग का होता है और इसमें पर्ण हरित, यानी कहने का मतलब है क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल जो है, यानी कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है। और एक बात और पूछेगा, यानी कहने का मतलब है इसमें कौन सी धातु पाया जाता है? तो याद रखेंगे मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। कैरोटीन और जेंथोफिल भी इसमें क्या होता है? वह पाया जाता है। अवर्णी लवक देखिए, यह पौधों के भूमिगत भागों में पाया जाता है, यानी जड़ ये सब में। इसमें स्टार्च और प्रोटीन वसा का ये क्या काम करता है? संग्रहण। हरित लवक खाना बना देगा। और कहने का मतलब है पौधों के जड़ ये सब भाग जो उजला टाइप का होता है, जिससे रंगहीन होता है, उसमें वसा, प्रोटीन और स्टार्च जो है वह अवस्थित रहता है, जो कहने का मतलब है हमें भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग में आता है। देखिए वर्णी लवक की अगर हम लोग बात करते हैं, यह पौधों की पंखुड़ियों को रंग प्रदान करता है। वर्णी लवण के कारण ही, यानी फूल हो गया, ये सब जो हो गया फल, ये सब का रंग प्रदान करने की कार्य कौन करता है? वर्णी लवक। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, लवक जो है वह सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? तो याद रखिएगा यह सिर्फ जो है वह पादप में पाया जाता है। और यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक जो होता है यह हरे रंग के होते हैं और यह हरे पत्तियों में पाया जाता है, जो भोजन को प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में भोजन संश्लेषण करने में, यानी प्रकाश संश्लेषण में यह मदद करता है। और इसमें कौन सी धातु होते हैं? तो याद रखिए इसमें जो धातु पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम। ठीक है। दूसरा है अवर्णी लवक, यह पौधे के भूमिगत भागों में पाया जाता है और यह स्टार्च और प्रोटीन का क्या और वसा का संग्रहण करता है, जिसका उपयोग भी हम लोग करते हैं। वर्णी लवक क्या होता है? यह पौधों की पंखुड़ियां हो गया, फल का रंग हो गया, ये सब प्रदान करने की कार्य करता है। तो इस प्रकार से कोशिकांग अंक हम लोग देखें। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए कोशिका द्रव, है ना, उसके बाद हम लोग देखें कोशिका द्रव, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसी को कोशिका द्रव कहते हैं, जिसमें सभी कोशिकांग भी पाया जाता है। जो कोशिका, यानी कोशिका द्रव के अंदर ही सारे कोशिकांग जो है वह बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। देखिए केंद्रक द्रव, ये केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक द्रव कहलाता है। जीव द्रव, ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर जीव द्रव बनते हैं। यह कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। ठीक है। जीवित पदार्थ कहलाता है। इसकी खोज परकिंजे ने किया था 1939 में। और कहने का मतलब है इसमें 80% क्या होता है? जीव द्रव में जल होते हैं। अब देखिए कोशिका की आकार की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोशिका की अगर हम लोग देखें आकार, कोशिका काय गोल, चपटी अथवा लंबी होती है। कैसी होती है? गोल, चपटी और लंबी होती है। इसका आकार किसी भी जीव के आकार के अनुसार नहीं होता, अपितु अपने कार्य के अनुसार, अर्थात कोशिका का आकार जो है उसके संबंधित कार्य के अनुसार होता है। कुछ कोशिका का आकार निश्चित नहीं होते, जैसे अमीबा हो गया और श्वेत रक्त कणिका जो है अपना आकार बदल लेती, यानी ये सब जो है स्थिति के अनुसार अपना आकार को क्या करती है? चेंज कर लेती है। अब देखिए पेशीय कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है? तर्कुनुमा, लंबी होती है और दोनों शीर्षे कैसा होगा? नुकीला होगा, यानी इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। लाल रक्त कोशिकाएं गोल होती है। तंत्रिका कोशिका सखावत होती है।
यानी तंत्रिका कोशिका हम लोग देखे हुए किए होंगे, है ना। ऐसे करके अगर गोल है तो इसमें से निकला हुआ ऐसे परावर्त होता है, फिर आगे हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। तो ये हो गया, आपको हम लोग देखें तो कोशिका के आकार और इसके बारे में और देखते हैं। देखिए कोशिका दोनों, यानी कहने का मतलब है अगर हम लोग देखें तो देखिए इसमें क्या है, यानी ये जो हो गया आपको पादप कोशिका हुआ। यहाँ पर हम लोग देखें गोल्जी काय हो गया, कोशिका भित्ति जो आगे वाला है, कोशिका झिल्ली उसके बाद है, केंद्रक यहाँ पर हो गया, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका यहाँ हो गया, राइबोसोम जस्ट आपको बताए थे कि उस पर पाया जाता है, और कोशिका द्रव जो हो गया ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर लवक हो गया, उसके बाद हो गया केंद्रक द्रव भी इसके अंदर हो गया, रिक्तिका जो बीच में खाली कचरा वाला स्थान हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, है ना, क्रेब चक्र जो है उसी क्रिया से श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें कहने का मतलब है भोज्य पदार्थ से ऊर्जा विमुक्त होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल सेल का एनर्जी हाउस कहते हैं, ठीक है। अब ये जंतु कोशिका गोलाकार होता है, ये देखिए ये आयताकार रूप में व्यवस्थित होते हैं, ये गोलाकार रूप में होते हैं। इसमें भी देखिए लाइसोसोम हो गया, गोल्जी काय हो गया, केंद्रक हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका राइबोसोम हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए तो कहने का मतलब है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, रिक्तिका, है ना, इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है ये आपको जंतु कोशिकाओं में भी देखने को मिलता है। देखिए आगे अगर हम लोग और देखें इसमें, देखिए कहता है कि कोशिकांग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति इसमें होती है और इसमें नहीं होती है, यानी जंतु में नहीं होती। लवक यानी पादप कोशिका में होगा और जंतु कोशिका में नहीं होगा। तारकाएं पादप कोशिका में नहीं होगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा। लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं होगा और जंतु कोशिका में पाया जाएगा। रिक्तिका इसमें बड़ी होती है और इसमें छोटी होती है। आकार में देखा जाए तो इस कोशिका का आकार बड़ा होता है, और कहने का मतलब है जंतु कोशिका के पादप कोशिका की अपेक्षा छोटा होता है। तो ये दोनों जो है अगर देखा जाए पादप और कोशिका जंतु कोशिका में, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग जो है वह एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है, उपस्थित अनुपस्थित जो है वह पाई जाती है। आगे अगर हम लोग देखें तो और इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, देखिए उपनाम भी है ना। यानी केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री, पहले से हम लोग चर्चा किए। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचक। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रिड। ये हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए थे। अब देखिए थोड़ा सा और तथ्य वाला जो है, सबसे छोटी कोशिका, ध्यान रखिएगा सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। याद रखेंगे कौन है, माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम जो है ये याद रखेंगे सबसे छोटी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, और सबसे लंबी कोशिका जो हो गया तंत्रिका कोशिका हो गया। अब देखिए और इसमें अगर हम लोग देखें थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। संगठन और जटिलता के आधार पर कोशिका के प्रकार हम लोग देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें, देखिए यानी असीम केंद्रक, है ना, ससीम केंद्रक, यानी इसके आधार पर इसका आकार अगर हम लोग देखें प्राय छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। कोशिकांग विद्यमान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कोशिकांग होता है। एक कोश ये आपको हो गया, बताते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। एक यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और ये हो गया प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, कोशिका विभाजन विखंडन मुकुलन द्वारा नहीं होता है, और इसमें जो है सूत्री विभाजन नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, नहीं होता है, जैसे प्रोटिस्टा आगे चलकर वह जीव में बदल जाता है। अब हम लोग देखेंगे कोशिकाओं में विभाजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी सेल में डिवीजन होता है, और उस डिवीजन के फलस्वरूप जो है, यानी कहने का मतलब है अलग अलग सेल जो है वह बन जाते हैं। देखिए जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखें क्या चीज, कोशिका विभाजन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। दो प्रकार से होता है, एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री में क्या होता है, इसकी खोज याद रखिएगा डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री विभाजन दो स्वरूप की कोशिकाएं होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती, यह दैहिक कोशिकाओं में होती है, मातृ कोशिकाएं में होती है। और इसके कितने फेज होते हैं समसूत्री विभाजन की अगर हम लोग देखें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसकी चार अवस्थाएं होती है।
कितने फेज होती है इसकी, तो ध्यान रखिएगा इसकी 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें पहला अवस्था अगर हम लोग देखें तो जिसको प्रोफेज कहते हैं, यानी कोशिका जब विभाजन होती है तो समसूत्री विभाजन में अगर हम लोग देखें तो इसके कितने फेज होते हैं, तो इसके जो फेज होते हैं 4 फेज होते हैं, है ना। जिसमें पहला अगर हम लोग फेज देखें जिसको हम लोग कहते हैं समसूत्री, पहला फेज को कहते हैं प्रोफेज कहते हैं। इसमें गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। गुणसूत्र दो समरूपी गुणसूत्रों में से बना होता है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं और बिंदु पर जुड़े होते हैं। केंद्रक धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रोफेज। अब देखिए प्रोफेज के बाद अगर देखा जाए उसके बाद की जो अवस्था होती है जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफेज। पहला प्रोफेज और दूसरा क्या है, मेटाफेज है। देखिए इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब मेटाफेज में क्या है, यानी कोशिका के केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों जो है वह क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। गुणसूत्र छोटा हो जाता है। कोशिका के मध्य में अवस्थित, कोशिका के मध्य में अवस्थित होते हैं। एनाफेज देखिए, यानी कहने का मतलब है यह क्या है, गुणसूत्र छोटा होता है, कोशिका के मध्य में क्या होते हैं, ये अवस्थित होते हैं। एनाफेज देखिए, गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु दो भागों में बट जाता है। गुणसूत्र हम लोग जानते ही हैं, यानी कहने का मतलब है दो भागों में बट जाता है। प्रत्येक भाग अर्ध गुणसूत्र के एक गुणसूत्र बिंदु में मिल जाता है। ये पूरा गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं के ध्रुव की तरह अवस्थित होना शुरू कर देते हैं। कोशिका अपने मध्य भाग में संकुचित होना शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब एनाफेज में ये परिवर्तन देखने को मिलता है कोशिका विभाजन में, इस प्रकार से। आगे अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है, अगला अगर हम लोग देखें तो इसमें और सारे हैं, जिसमें है टेलोफेज। अगला जो अवस्था हम लोग देखेंगे जो क्या है, टेलोफेज है। देखिए टेलोफेज, यह गुणसूत्र के ध्रुव तक पहुंच जाते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रिका प्रकट होते हैं और दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है ना, यानी एक केंद्रक सब कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक बन जाते हैं। देखिए कोशिका मध्य रेखी संकुचित होकर विभाजित हो जाती है और टेलोफेज में ही कोशिका संकुचित होकर क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है इसके चारों अवस्था जो है वह कंप्लीट हुआ। कहता है कि दो समसूत्रीय विभाजन के बीच की विश्राम या अविभाजित अवस्था इंटरफेज कहलाते हैं। इस स्थिति में कोशिका का अधिकतम आकार होता है। यानी कहने का मतलब इंटरफेज की अवस्था में यानी कोशिका का आकार जो होता है वो अधिकतम होता है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन की हम लोग चर्चा करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन देखिए, इसकी खोज बीचमैन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, बीचमैन। यह केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या देखा जाए तो इसमें क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या है, आधी हो जाती है। अर्ध गुणसूत्री विभाजन एक, अर्ध गुणसूत्री विभाजन टू, ये दो भागों में अर्ध गुणसूत्र जो है वो क्या होते हैं कि बदल जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कितने भागों में बदल जाते हैं, तो याद रखेंगे यह दो भागों में बदल जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन एक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन का पहला भाग है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधा हो जाती है और इसके भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब देखिए इसकी अवस्थाएं कौन कौन से हैं, इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला है प्रोफेज फर्स्ट। इसमें समजात गुण यानी एक जैसे आपस में जुड़ जाते हैं और इसमें क्रोमेटिन पदार्थ का क्या करता है, अदला बदली करते हैं, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में अर्धसूत्री विभाजन में जीन का अदला बदली कर लिया जाता है, यानी क्रम विनिमय किया जाता है। इसी विभाजन में क्रॉसिंग ओवर यानी सबसे लंबी अवस्था है। प्रोफेज फर्स्ट जो है याद रखिए, अर्धगुणसूत्री विभाजन का सबसे लंबी अवस्था कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, अगला है मेटाफेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है इसमें केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं। मेटाफेज में केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएगा। समजात गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर क्या हो जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं। अब देखिए एनाफेज। अब अगर हम लोग देखें तो लास्ट में क्या है, एनाफेज फर्स्ट। ये समजात जोड़ों को में एक गुणसूत्र कोशिका के एक ध्रुव के तरफ और दूसरे ध्रुव के तरफ बढ़ते हैं। यानी एक जो होता है इसमें कोशिका ध्रुव की तरफ और दूसरा दूसरे ध्रुव की तरफ जो है वो बढ़ता है। ठीक है, उसका गुणसूत्रों की संख्या जो है इसमें आधा ही प्रत्येक ध्रुवों तक पहुंचता है, यानी पूरा नहीं पहुंचता है, आधा ही गुणसूत्रों की संख्या जो है
वो प्रत्येक ध्रुव तक पहुंचता है। उसके बाद देखिए टेलोफेज। टेलोफेज जो है, इसमें अगर हम लोग देखें, टेलोफेज की अगर हम लोग बात करते हैं, चौथी अवस्था है अर्धगुणसूत्री के विभाजन के जो है, इसमें देखें तो ये आधे गुणसूत्र केवल 2 केंद्रक बनते हैं और कोशिका के 2 संतति कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजित। इस प्रकार से कोशिका का अर्धगुणसूत्री विभाजन 2 में अगर देखें तो इसमें सारी क्रिया समसूत्री जैसी होती है, यानी समसूत्री विभाजन का जैसे क्रिया हुआ वैसे ही क्रिया जो है अर्धसूत्री विभाजन 2 में देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने पूरे, है ना, यानी सेल का जो है कुछ क्लासिफिकेशन का भी इसमें बात था, वह सबका हम लोग डिस्कशन किए और बारी बारी से सबका हम लोग चर्चा किए। अगर आप लोग को कहीं भी समस्या होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोग उसका सुधार कर सके और आपको बताएं कि कहाँ पर क्या समस्या है, उसका समाधान भी हम लोग अलग से और वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, उपयोगी होगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा भी। और कहने का मतलब है वॉच टाइम भी बढ़ेगा तो और सारे वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहे। धन्यवाद आप लोग को क्लास के लिए।